नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को सजाए मौत सुनाई है। भारत के सभी 8 पूर्व नौसैनिक 1 साल से कतर के अलग अलग जेलों में बंद हैं। जिन 8 लोगों को सजा सुनाई गई है उनके नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, सौरभ वशिष्ठ, वीरेंद्र कुमार, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, सुगनाकर पकाला, संजीव गुप्ता, अमित नागपाल और सेलर राकेश। भारत इन्हें फांसी की सजा सुनाए जाने को लेकर चिंतित है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वे इस फैसले से हैरान हैं। हम सभी 8 लोगों के परिजनों के संपर्क में हैं और कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। इजरायल हमास जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। जो बाइडेन ने कहा है कि इजरायल हमास के बीच जंग की एक वजह भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरा अनुमान है। भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान भारत में आयोजित G20 सम्मेलन के दौरान किया गया था। इजरायल ने भी इस कॉरिडोर को अहम बताया, हालांकि इसमें इसकी सक्रिय भूमिका नहीं है। इस पर अधिक जानकारी दे रही हमारी सहयोगी नीता शर्मा। Hamas is hiding behind Palestinian civilians. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये बयान कि जो हमास ने हमला इजराइल पर किया है वो इसके चलते किया है जो G20 में मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की जिसकी सहमति बनी थी देशों के बीच में, इसके चलते ये हमला किया गया है। साथ में जो इजराइल के इन्वॉय हैं दिल्ली में, वो भी ये बार बार बात बोल रहे हैं कि अब ये समय आ गया है कि हमास को एक आतंकी संगठन भारत को घोषित कर देना चाहिए। तो क्या ये दबाव भारत के ऊपर चलेगा? सरकारी सूत्र कह रहे हैं कि जहां तक भारत का सवाल है वो ये मानता है कि आतंकी हमला था, लेकिन जहां तक हमास का सवाल है उसे वो अभी आतंकी संगठन करार नहीं दे रहा है। इसके पीछे 2 वजह हैं। जो सरकारी सूत्र हैं उनका ये कहना है इसके पीछे इकोनॉमिक और डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं। इकोनॉमिक कंपल्शन साफ है कि भारत की काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अरब वर्ल्ड में हैं। काफ़ी सारे भारतीय नागरिक वहाँ पर काम करते हैं। जितने OIC के देश हैं, 57 OIC के जो देश हैं वो सारे के सारे फिलहाल पैलेस्टाइन के साथ खड़े हुए हैं। और दूसरा अहम कारण तेल भी है। तेल जो भारत इंपोर्ट करता है रशिया और साथ में अरब वर्ल्ड से, और ये दोनों के दोनों देशों ने अभी क्रिटिसाइज किया है इजराइल को। तो इकोनॉमिक कंपल्शंस हैं, साथ में डोमेस्टिक कंपल्शंस भी हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं जो जांच करती हैं, जो सब जगह नज़र रखती हैं, उनका कहना यह है कि इस्लामिक वर्ल्ड बहुत माइन्यूटली वॉच कर रहा है। जो गाज़ा पट्टी में जो गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो जो हो रहा है वहाँ पर जो भी हो रहा है उसके ऊपर माइन्यूटली उनकी नज़र है। खासकर कश्मीर के लोग भी इसे माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके चलते एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी जिसके बाद वहाँ पे सुरक्षा का जो मैट्रिक्स है उसमें बदलाव किया गया, क्योंकि ये अंदेशा सुरक्षा बलों को है कि कहीं जिस तरह से हमने देखा जॉर्डन, इजिप्ट और बाकी देशों में स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुए थे, प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट जो हैं वो कहीं कश्मीर में भी ना हो जाएं। 2019 के बाद ये जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट हैं वो कश्मीर में बंद हो गए थे, कहीं दोबारा ना शुरू हो जाए। इसके चलते एक मीटिंग हुई थी जिसके बाद ये सुरक्षा का न्यू मैट्रिक्स जो है सुरक्षा बलों ने तैयार किया है। तो 2 मापदंडों के कारण एक इकोनॉमिक और डोमेस्टिक जो कंपल्शंस हैं भारत की, यही वजह है कि भारत इसे बहुत सॉफ्ट पेडल करता हुआ डिप्लोमेटिकली इस मसले को जो है वो उसको देख रहा है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। इजरायल और हमास की जंग का आज 20वां दिन है। इजरायल सेना ने आज गाज़ा में 250 जगहों पर हमले किए। इस दौरान हमास के ठिकानों, कमांडर जो सेंटर था उसको निशाना बनाया गया। IDF के मुताबिक उनके हमले में हमास का रॉकेट मैन हसन अल अब्दुल्ला मारा गया है। इस जंग में बड़ी संख्या में आम लोग मारे जा रहे हैं। गाज़ा में अब तक 7,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें से करीब 3,000 बच्चे बताए जा रहे हैं। और हमास ने बड़ी संख्या में इजरायली और विदेशी नागरिकों को बंधक बनाया है। इजरायल की सेना लगातार उन्हें छुड़ाने की कोशिश में जुटी है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इजरायली सैनिक हमास के आतंकियों का पीछा कर रहे हैं और फिर कुछ ही मिनटों में उन्हें मारकर बंधकों को छुड़ा लेते हैं।
घूस लेकर सवाल पूछने के आरोप में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संसद की एथिक्स कमेटी की आज अहम बैठक हुई। इसमें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बयान दर्ज कराया। सूत्रों के अनुसार एथिक्स कमेटी ने इस मामले को बहुत गंभीर माना है। साथ ही 31 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा को भी बुलाया गया है। एथिक्स कमेटी ने गृह और आईटी मंत्रालय से भी जानकारी मांगी है। महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने दर्शन हीरानंदानी से गिफ्ट और कैश लेकर लोकसभा में सवाल पूछे और लोकसभा अकाउंट्स का लॉगिन पासवर्ड भी दिया। वो आए और अपने बचाव में अपने पक्ष में जो कहना कहे। साथ ही साथ कमेटी ने भी निर्णय लिया है जिसमें आईटी मंत्रालय और गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेज के उनका विवरण भी उपलब्ध कराने का निर्देश कमेटी के द्वारा दिया गया। और आइए सुनते हैं कि आगे और लोगों ने क्या कहा। मेरे सामने सभी नॉर्मल थे और सबों ने बहुत ही सम्मान और प्यार से प्रश्न पूछे और सभी प्रश्नों के जवाब अच्छे से दिए। दोबारा कब बुलाया जाएगा? ऐसा बताया कि जल्दी बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो आपको बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे। कि महुआ मोइत्रा को भी सर आपके सामने बैठाया जाएगा, सबके साथ बैठाने के? ये तो कमेटी तय करेगी। अभी विषय ये है कि वो जो पॉइंट है वो हम सही उनके ऊपर चार्ज लगा रहे हैं या गलत चार्ज लगा रहे हैं, ये एथिक्स कमेटी तय करेगा। सर आपने भी बोला कि क्या कहते हैं, सवाल ये है कि चोर कौन है। सवाल ये है कि चोर महुआ है या नहीं है, चोर कौन है नहीं है, मैं तो स्पेसिफिक नाम लेके कर रहा हूँ। कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जो भी मेरे से पूछा गया था वो मैंने सच कमेटी के सामने मैंने पेश कर दिया। उसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। क्योंकि आपको 2 बार बुलाया गया, अंदर एक बार दोबारा से बाहर भेजा गया, क्या कुछ अंदर नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं हो रहा था। सब जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से और कॉर्डियली मेरे से सवाल पूछे। जो कुछ भी मेरे से पूछा गया उसका मैंने आंसर दे दिया। उसके बियॉन्ड कुछ नहीं हुआ। आज 2 राज्यों में ईडी के छापे पड़े हैं। चुनावी राज्य राजस्थान में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापे मारे। साथ ही अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी की कार्रवाई को लेकर अशोक गहलोत को ममता बनर्जी का साथ मिला है। राजस्थान के चुनाव में जब महीने भर से कम का समय बाकी है, ईडी ने अशोक गहलोत के परिवार पर चोट की। ईडी ने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर छापा मारा और गहलोत के बेटे वैभव को 12 साल पुराने फेमा केस में भी समन किया। ईडी की जांच के दायरे में ओम प्रकाश हुड्डा भी हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं और जिन्हें हाल ही में कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब गुंडागिर्दी है ये। ऊपर के दबाव के बगैर ना ईडी आ सकती है, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स आ सकती है। वैभव गहलोत का तो खाली, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, ये खाली टैक्सी की जो है कंपनी है, उसमें रतन शर्मा पहले पार्टनर था। 25 लाख रुपए का 25 लाख रुपए का ही हिस्सेदारी मेरे ख्याल वैभव गहलोत की थी और वो अलग पार्टनर अलग हो गए। इतना ही मामला है। अब उस होटल के अंदर जो कंपनी है उसमें शेयर कितने बेचे, किसको बेचे, कितने बेचे, वो कंपनी जवाब दे रही है। ये मामला तो 12 साल पहले 13 साल पहले भी यही आरोप लगाए गए थे, तब भी हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया। 12-13 साल बाद फिर इन्हीं बातों को लेके ईडी वापस आया है। तो प्रदेश की जनता समझती है कि क्यों चुनाव में जब आचार संहिता हो गई तभी इनको याद क्यों आ रही है। उधर बीजेपी पेपर लीक स्कैम को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। लेकिन अब जनता काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसलिए गारंटी किसी की है तो मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। जनता को विश्वास है भाजपा और आदरणीय मोदी जी के ऊपर। अशोक गहलोत को ममता बनर्जी से समर्थन मिला। और कितना करोगे आप? कितना लोगों को जेल में डालोगे? जैसे इलेक्शन में कोई ना रहे बाहर में, वो भी करके देखो, आपका वोट नहीं मिलेगा। विपक्ष के 2 राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों की जांच के साथ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। राशन वितरण घोटाले का आरोप लगाया। कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडिया है, भारत भी है। कोई तो इंडिया को हिंदुस्तान भी कहते हैं। व्हाट इज रॉन्ग ऑन इट, आई डोंट नो। क्या हुआ है देश में?
कोई आदमी कुछ नहीं बोल सकता है। किसी को बोलने का मौका है तो उनको जाके इरिटेट करा देता है। वी शुड नॉट फॉरगेट, आप आज पहाड़ में हैं, पावर में हैं, हम आज पावर में हैं। जिंदगी भर हम लोग पावर में नहीं रहेगा, कोई ना कोई नया आएगा, न्यू जनरेशन आएगा। राजस्थान की जंग में अब सीधा टकरार है। कांग्रेस कह रही है कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां ईडी दस्तक देती है, लेकिन यहां तो ईडी मुख्यमंत्री की दहलीज पर पहुंच चुकी है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि ये मसला यूथ से जुड़ा हुआ है, युवा वोटर से जुड़ा हुआ है, और बीजेपी इस मुद्दे को लगता है चुनाव के आते आते और भुनाएगी। जयपुर से कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। इंडिया गठबंधन को एक और झटका लगा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मध्य प्रदेश चुनाव में 5 उम्मीदवार उतार दिए हैं। जेडीयू ने, आपको बता दें, पिछौर, राजनगर, विजय राघवगढ़, थांदला, पेटलावद सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से नाराजगी जाहिर की थी। अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस नेता सीट बंटवारे पर हमसे चर्चा कर रहे थे, लेकिन फिर सभी सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मराठा समाज में खुद को पिछड़ा बताकर आरक्षण की मांग कर रहा है, और इस बीच आंकड़े सामने आए हैं जो ये तस्दीक करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक कमजोर लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा मराठा समुदाय ने ही महाराष्ट्र में लिया। फिर भी अलग से आरक्षण की मांग क्यों हो रही है? मुंबई से खास रिपोर्ट। वो कहते हैं कि दिल मांगे मोर। महाराष्ट्र में मराठा समाज की यही कहानी है। मराठा महाराष्ट्र में सबसे ताकतवर समाज के तौर पर पहचाने जाते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का आरक्षण हासिल करने में सबसे आगे मराठा समुदाय ही रहा है। फिर भी शिकायत है कि हमें अलग से आरक्षण चाहिए। आंकड़ों के मुताबिक ईडब्ल्यूएस कोटे का सबसे ज्यादा फायदा मराठा समुदाय को ही मिला है। 2022 के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों में लगभग 75% मराठा समुदाय से आते हैं। कुल 20,117 दाखिलों में से 15,807 मराठा समाज के थे। सिर्फ 4,310 ही अन्य समुदाय से थे। वहीं 2023 में हुए सीईटी में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत दाखिले में 76% छात्र मराठा समुदाय से थे। मराठा नेता मानते हैं कि ईडब्ल्यूएस स्कीम में गरीब वर्ग के मराठाओं के एक बड़े हिस्से को इसका फायदा इसलिए नहीं पहुंचता क्योंकि मुख्य तौर पर मराठाओं की जो जमीन है उसका बंटवारा घर परिवार में नहीं होता, और जमीन की कीमत ज्यादा होने की वजह से जो क्राइटेरिया है उसमें ये लोग फिट नहीं बैठते हैं। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में खाली मराठा समाज नहीं आता, 124 जातियां उसमें सहयोग लेती है, भाग लेती है, कंपटीशन करती है। तो मराठा युवा पिछड़ा है ये सिद्ध हो चुका है, और फिर आकर के 124 कास्ट के साथ हम कंपटीशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। हम एजुकेशन के लिए पात्र नहीं होते क्योंकि हमारे को फैसिलिटीज नहीं मिली, और शुरुआत से एक माइंडसेट बना है कि मराठा समाज को सेपरेट रिजर्वेशन चाहिए, और इसलिए जो भी चार सरकार है चारों ने हमको वादा किया कि हम आपको सेपरेट रिजर्वेशन देंगे। पर आज जबकि वो चुनाव नजदीक आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि मराठा युवा हाथ से निकल जा रहा है, तो एक नया कार्ड प्ले किया ईडब्ल्यूएस का। महाराष्ट्र सरकार के लिए मराठा आरक्षण का मुद्दा गले की फांस बन गया है। मनोज जरांगे पाटिल के अमरण अनशन के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में आलाकमान से चर्चा की है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए वो सकारात्मक है। तो अभी भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि हमारे मन में हमारी नीयत साफ है, हमारा मन साफ है, हम मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए हमारी कोशिश जारी है। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।